नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बिपरजॉय तूफान ने पूरे देश में दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन राजसमंद ज़िले में मैं कहूं कि बिपरजॉय तूफान खुशियां लेकर आया। और उसकी खुशियां मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजसमुंद्र हैं, राजसमंद झील है ऐतिहासिक। और इस झील में अब तक करीब 24 फीट के करीब ये आज भराव क्षमता पानी यहाँ इसमें भर चुका है। गोमती नदी से पानी आ रहा है, तो दूसरी तरफ नंदसमंद से खारी फीडर के जरिए इसमें पानी लगातार पानी की आवक जारी है। और लोगों को उम्मीद है कि ये इस बार फिर झील छलकेगी। पहले करीब 44 साल बाद में 2017 में छलकी थी, और इस बार फिर ऐसी उम्मीद लोगों को है कि इस बार ये जल्द ही छलकने वाली है। इसको लेकर राजसमंद झील से जुड़ी कुछ यादें, कुछ इतिहास जानना चाह रहे हैं। इस तरह की अभी सोशल मीडिया पर कई सारे कमेंट भी लोगों के आ रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि किस तरह से राजसमंद झील से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी लोगों तक पहुंचाए। और उसी सिलसिले में हम खड़े हैं अभी श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर से ये विहंगम राजसमंद झील का नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विहंगम दृश्य के साथ हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसका धार्मिक महत्व क्या है। राजसमंद शहर की एक तरह से जो पहचान है श्री द्वारकाधीश और राजसमंद झील, इसी से राजसमंद शहर की मुख्य रूप से पहचान मानी जाती हैं। और हमारे साथ में श्री द्वारकाधीश मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत जी सनाडी हैं। सबसे पहले तो जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय द्वारकाधीश, जयवर्धन न्यूज़ के सारे दर्शकों को जय श्री कृष्ण। सबसे पहले थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि झील का निर्माण कैसे हुआ, उस पर कि उस वक्त कितना खर्च हुआ था, ये थोड़ा सा आप इतिहास। देखिए, झील का निर्माण जो है महाराणा राज सिंह द्वारा किया गया है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ऐसा पता होगा कि इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के जो दादाजी थे जगत सिंह जी, उनके कार्यकाल में आरंभ हुआ था। और उन्होंने इस झील का निर्माण जो राजसमंद नौचौकी के उधर जो दो पहाड़ हैं उनके बीच में एक पाल बना के करने का प्रयास किया था, लेकिन पानी का बहाव, गोमती नदी का बहाव इतना तेज़ था कि वो इस बहाव को सहन नहीं कर पाया और वो टूट गया। उसके बाद जगत सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो कार्यकाल रहा उसमें किसी ने इस और प्रयास नहीं किया। लेकिन महाराणा राज सिंह जब एक बार इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। तो उन्होंने अपने मंत्रि परिषद से विचार विमर्श किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी नदी या कोई ऐसा नाला आता है क्या जिसको अपन यहाँ पर लाकर इस पानी को रोक सकें और एक ऐसा तालाब का निर्माण हम यहाँ पर करवाएं। तो उनके जो मंत्रि परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर गोमती नदी आती है और अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती है और वो पानी यहाँ से व्यर्थ बह जाता है। आपके दादाजी जगत सिंह जी ने भी इसको बनाने का प्रयास किया था, पर वो विफल रहे। तो उन्होंने इसकी पूरी कार्य योजना बनाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकाल राहत कार्य सिर्फ आज ही नहीं होता, अकाल राहत कार्य उस वक्त भी होता था। और राजसमंद झील जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी राजसमंद झील है, ये अकाल राहत कार्य के तहत बनी हुई है। लगभग 11-12 साल का वर्ष का समय इसको बनाने में लगा था। और कहते हैं कि लगभग उस वक्त इसको बनाने में 1,07,08,005 रुपये ऐसा कुछ व्यय हुआ था। जो उस वक्त की राशि जो 1600-1700 ईस्वी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतनी राशि उस वक्त खर्च हुई थी। तो उस वक्त जो राजा थे उनके मन में अपनी प्रजा को लेकर और उनके मन में अपने क्षेत्र को लेकर कितनी भावनाएं जुड़ी हुई थी कि अकाल राहत कार्य के तहत उन्होंने इस झील का निर्माण कराया। और 12 साल तक यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। 12 साल तक यहाँ के लोग इस झील के निर्माण से जुड़े रहे। उनकी रोज़गार की समस्या की समाप्ति हुई और जीवन भर के लिए, यूँ कहें कि आज तक के लिए पानी की जो समस्या है उसका समाधान उन्होंने उस वक्त कर दिया। एक मुख्य रूप से अब मैं जानना चाहूँगा कि द्वारकाधीश मंदिर और झील के संबंध में इसका क्या धार्मिक पहलू है, किस तरह से जुड़ाव देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा जगत सिंह जी जब ब्रज गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर, तो जगत सिंह जी ने जब वहाँ के जो तत्कालीन महाराज थे इस घर के तृतीय ग्रह के जो गोकुल में विराज रहे थे, उनसे जब शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करने के बाद जब उनसे 3 क्वेश्चन किए और उसके आंसर पाके वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तीसरे घर को अपना गुरुघर माना, उदयपुर राजघराने का गुरुघर घोषित किया। और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हुए
और आज भी जो होते हैं वो उदयपुर राजघराना के गुरु होते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में आसोटिया गांव उनको भेंट किया और प्रभु द्वारकाधीश मुगलों के आक्रमण के कारण यहाँ पर पधारे। आसोटिया में गौशाला के पास हमारा एक मंदिर था। 57 साल प्रभु द्वारकाधीश वहाँ बिराजे, लेकिन गोमती के जल का प्रभाव इतना तेज हुआ कि वहाँ पर जो बाला आता है उसका पानी मंदिर के अंदर आ गया। तब ठाकुर जी वहाँ से देवल मंगरी पधारे। तब महाराणा को ये बात पता चली तो महाराणा ने महाराज श्री से निवेदन किया कि मैं इस झील का निर्माण करवा रहा हूँ और इस झील के निर्माण के साथ ही मैं द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाता हूँ। लेकिन ये जो जगह है, ये जो कांकरोली नगर है, वो आमेड राव जी के अंडर में आता था, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। तो महाराणा ने उनसे यह शहर की ज़मीन जो है वो खरीदी और ये जो मंगरी सबसे उपयुक्त और सबसे ऊंचा स्थान था झील पर, वो उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर के लिए सुनिश्चित की और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। इस कांकरोली शहर के एवज में उन्होंने आमेड राव जी को दूसरी प्रॉपर्टीज़ और जो है वो उन्होंने देकर कांकरोली नगर जो है वो अपने नाम पर करवाकर द्वारकाधीश मंदिर का यह जो स्थल है, जो आज हम खड़े हुए हैं, इसको सिद्ध करवाया। ये जो मुख्य रूप से मंदिर और ख़ास तौर से इरिगेशन पाल जिसको बोलते हैं, ये भवन भी उसी समय पूरा जो पाल ये बन जी बिल्कुल। जब झील का निर्माण हो रहा था तो ये पाल का निर्माण तो चल ही रहा था, उसी बीच में इन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। और ये पूरी जो पाल है हमारी, शायद आपने बहुत कम ऐसी पाल देखी होंगी जो झील के किनारे इतनी बड़े रूप में और इतने सुदृढ़ रूप में बनी हुई है। झील तो आपने बहुत देखी है, लेकिन बहुत कम झील ऐसी होती हैं जो ऊंचाई पर होती हैं और शहर पूरा नीचे होता है। इस झील की पवित्रता, इस झील की शुद्धता इसीलिए है क्योंकि इसमें एक भी सीवरेज नहीं बना हुआ है, एक भी नाला नहीं गिरता, किसी भी घर की गंदगी यहाँ इस झील के अंदर नहीं गिरती क्योंकि शहर पूरा नीचे है। तो जब झील का निर्माण हुआ, इस पाल का निर्माण हुआ और 8 किलोमीटर लंबी नौ चौकी से लेकर और कमल बुरुज की छतरी तक इस पाल का निर्माण हुआ है। और उसके बाद भी हम आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हम आज इस पूरे झील के जो है पूरी रोड को हम कनेक्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। कई सारी योजनाओं के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, लेकिन महाराणा की योजना उस वक्त ऐसी थी कि ये पूरी झील जो है वो पूरी राउंड में इसके पूरी पाल जो है वो बने। प्रयास भी हुआ। कमल बुरुज के आगे भी जब आप जाएंगे जहाँ से झील छलकती है, वहाँ पर 2 छतरियाँ और बनी हुई हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 16-32 हैं उदयपुर राजघराना के, उन सभी को ये काम का जिम्मा सौंपा गया था कि आप अपने अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो है पाल का वो बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं बना पाए, इसलिए वो झील का निर्माण का जो पाल का निर्माण जो है वो अधूरा वहाँ पर छूट गया। आज अगर यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पाल का निर्माण जो है वो अधूरा हुआ है। अगर ये पूरा होता तो ये पूरा तासोल को कनेक्ट करते हुए पूरे झील के सराउंडिंग यहाँ पर हमको एक जो रोड है वो देखने को मिलती। जो जैसे कि एक रिंग रोड की जो बातें हुई प्रशासन द्वारा, पहले पूर्व मंत्री जो किरण जी माहेश्वरी थे उस समय एक रिंग रोड का प्लान भी प्रशासन द्वारा तैयार किया गया था, इसके प्रोजेक्ट भी बने थे। तो आप ने जो बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मुख्य रूप से जो ये रिंग रोड का जो परिकल्पना थी वो उसी समय महाराणा ने बना दी थी। और जो छलकती हैं वहाँ जो 2 छतरियाँ बनी हुई है, उन छतरियों का क्या महत्व है? देखिए, ये छतरियाँ जो है वो इसी पाल का हिस्सा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इरिगेशन पाल पर अभी यहाँ से हम शुरू करें तो कई सारी छतरियाँ हैं। जैसे लाल बंगले के यहाँ एक छतरी है, उसके बाद आगे आप जाएंगे पाल पर तो और दूसरी छतरी है। उसके बाद वापस यहाँ पर राणा जी की छतरी के नाम से विख्यात है जो इरिगेशन गार्डन पे है। उसके बाद एक अदब की छतरी है। उसके बाद अदब की छतरी के बीच कमल बुरुज के बीच में एक छतरी और है जिसको आजकल अपनी भाषा में गजब की छतरी कहा जाता है। उसके बाद कमल बुरुज की छतरी और उसी दिशा में आगे 2 छतरियाँ और बनी थी। अगर महाराणा की वो परिकल्पना साकार होती तो शायद हम 8-10 छतरियाँ वहाँ तक जो तासोल से होकर और पसून होकर वो जो पूरा मार्ग आता है हम और देखते, लेकिन वो परिकल्पना दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जितनी हुई है उतनी बहुत खूबसूरत है और आज आप देख सकते हैं कि जब ये झील भरती है तब इसकी सुंदरता का क्या कहना। ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश मंदिर के प्रभु के उनके चरण में जो पानी आ रहा है, ये एक अद्भुत नज़ारा जो देखने को मिलता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, द्वारकाधीश प्रभु जो कृष्ण का स्वरूप है और उनके चरणों में ये जो राजसमंद झील है इसको यमुना स्वरूपा माना गया है। यमुना जी के भाव से इसको पूजा जाता है, यमुना जी के भाव से इसको देखा जाता है। और आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ कृष्ण के बड़े मंदिर हैं वहाँ वहाँ उनके श्री चरणों में यमुना जी निवास करती हैं। जैसे द्वारका आप जाएँ तो द्वारका में भी नीचे समुद्र है। उसके बाद
आप मथुरा जाएं तो मथुरा में प्रभु द्वारकाधीश मंदिर से रिलेटेड श्री राजाधिराज का मंदिर है, जिनके चरणों के ऊपर ही नीचे ही विश्राम घाट है और वहीं पर यमुना जी का स्थान है। तो जब द्वारकाधीश प्रभु यहाँ विराजे तो ये तो ठाकुर जी की महिमा थी कि उनको यहाँ विराजना था और अपने चरणों में यमुना जी को स्थान देना था, इसलिए ये सारा घटनाक्रम बदला। और जब ब्रज से यहाँ पर पधारे, क्योंकि ब्रज में जो गोकुल में हमारा मंदिर है जहाँ ठाकुर जी द्वारकाधीश विराज रहे थे, वहाँ भी उनके चरणों में यमुना जी है। तो यहाँ जब ठाकुर जी पधारे तो उनके मन में ऐसा रहा होगा कि मुझे आज नहीं तो कल मेरे यमुना महारानी को मुझे यहाँ पर बुलाना है। तो झील का जब निर्माण हुआ और जब प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर सिद्ध हुआ तो उस वक्त ये यमुना जी साक्षात यहाँ पर पधारी हैं। ये जो घाट है जिसका नाम आपने सुना होगा, इसको जलघरा घाट बोला जाता है। आज तो सारे संसाधन हो गए हैं, लेकिन जब ठाकुर जी का मंदिर यहाँ सिद्ध हुआ था, और मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है कि यहाँ ठाकुर जी की सेवा में जो जल आता है, जो भी ठाकुर जी के जितना भी जल काम में आता है, वो इसी घाट पे से जो जलगरिया होते थे वो अपने कंधों पर उठाकर गागर और लेकर जाते थे और ठाकुर जी की सेवा में आने वाला जल यहीं से आता था। तो इसीलिए इसका जो नामकरण है वो जलघरा घाट है और यमुना स्वरूपा है। इसलिए ये पवित्र झील का जो दर्जा है राजसमंद की झील को, वो इसी कारण है कि द्वारकाधीश के चरणों में होने के कारण, यमुना की संज्ञा इसको होने के कारण, इसमें मछली पकड़ने का जो ठेका है वो नहीं दिया जाता। तो आप ये देखिए कि ठाकुर जी के से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी आस्था का ये केंद्र है। हमने मछली पकड़ने का ठेका तो बंद करवा दिया, लेकिन इसकी सार, इसकी संभाल और इसकी जो दूसरी देखभाल है उसमें शायद हम कहीं पीछे रह गए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बताते हैं कि एशिया की दूसरे नंबर की ये झील है, मीठे पानी की झील है, और आपने ऐतिहासिक महत्व भी बताया, आपने धार्मिक महत्व भी बताया, किस तरह से ये पवित्र यमुना स्वरूपा झील है, लेकिन इसके संरक्षण संवर्धन को लेकर कहीं न कहीं कमी देखी जाती है और इसके लिए प्रशासन को विशेष तौर से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी इसके झील का संरक्षण भी होगा और यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। राजसमंद झील और द्वारकाधीश मंदिर, ये दोनों ही राजसमंद कांकरोली के मुख्य आधार स्तंभ हैं। आज विकास के बड़े बड़े बातें हम करते हैं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की हम बात करते हैं। मैंने पहले भी कई बार ये निवेदन किया है, आज मैं फिर से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि जब तक द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखकर हम विकास की कोई योजना नहीं बनाएंगे, तब तक राजसमंद का समुचित विकास होना असंभव है। हमारे पास इतना बड़ा संसाधन है राजसमंद झील के माध्यम से, और हमारे पास द्वारकाधीश प्रभु का इतना बड़ा मंदिर है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगर हम इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करें, इस घाट को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करें, कि जैसे कि हमारा एक प्रपोजल है कि यहाँ पर एक लेज़र लाइट शो होना चाहिए जो वाटर प्रोजेक्टर के माध्यम से हो, और प्रभु द्वारकाधीश जी का मेवाड़ आगमन का जो इतिहास है उसको शाम को यहाँ पर हम इस प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाएं। जो गुजराती वैष्णव आ रहा है वो इसको देखेगा और धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि पर्यटन का एक नया द्वार हमारे यहाँ पर खुलेगा। तो आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधि, सारे प्रशासनिक अधिकारी, उन सभी से निवेदन है कि राजसमंद झील के इस क्षेत्र को आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर और जयवर्धन जैसे जो खुली सोच के पत्रकार हैं, वो सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप बस एक कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे और राजसमंद को इस दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे। एक और चीज़, राजसमंद की जनता और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता, उन दोनों से आह्वान करना चाहता हूँ, राजसमंद झील हम सभी की है। जितना अधिकार शहर वालों का है उतना ही अधिकार गाँव वालों का है, लेकिन इसको संजो के रखना, इसको संरक्षित रखना, ये भी हम सभी की जिम्मेदारी है। जब झील में अगर 20 फीट पानी रहता है तब भी किसानों को पानी उतना ही मिलता है, और जब पूरी छलक जाती है तब भी वैसे हालात, ये ऐसी परिस्थिति क्यों होती है कि जब 20 फीट में भी आपके उतना ही पानी आपके खेतों में मिल रहा है, वही सिंचाई हो रही है, और जब 32 फीट बढ़ जाता है तब भी वापस उतना ही खाली हो जाता है। ये ऐसी परिस्थिति 2017 में क्यों बनी? देखिए, ऐसी बात है कि आज एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि राजसमंद झील के पानी का उपयोग किया कैसे जाए। किसी को अभी तक इस बारे में किसी ने सोचा नहीं, ना तो जनप्रतिनिधियों ने सोचा और ना ही हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी कोई योजना बनाई कि इस झील के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। देखिए, जब झील का निर्माण हुआ था तब जो मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि 12 गाँव इसके पानी लेने के अधिकारी थे।
धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती गई, शहर की जनसंख्या भी बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या भी बढ़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि झील के पानी पर अधिकार शहर वालों का भी है, गांव वालों का भी है, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐसी योजना हमें बनानी चाहिए कि झील में जब पानी रहेगा तो आसपास का जो पूरा हमारा ये एरिया है उसका जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो ऑटोमेटिकली भरा रहता है। आज ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से विद्युत बिल में बहुत बड़ी छूट दी जा रही है, तो अगर उनके घर में कुएं हैं, अगर उनके घर में दूसरी चीज़ें हैं, तो वो विद्युत बिल के माध्यम से उनको छूट है तो वो उसका उपयोग करें। तो यहाँ से झील से जो पानी जा रहा है उसमें एक बहुत हद तक हमको राहत मिलेगी और ये पानी जो है वो यहाँ पर भरा रहेगा। दूसरी बात, बूंद बूंद सिंचाई की एक कोई योजना है जिसमें पाइप के माध्यम से एक एक बूंद टपकाकर सिंचाई को दिया जाता है और सिंचित किया जाता है क्षेत्र को, उस योजना को यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। तीसरी बात, ये जो झील की नहरें बनी हुई हैं, इन नहरों में बहुत सारी जगह पे टूट फूट हो रही है, उसकी वजह से जो पानी खेतों में पहुंचना चाहिए उतना पानी खेतों में पहुंच नहीं पाता। हमारे विशेषज्ञ जो है, जिस सिंचाई विभाग के हैं या प्रशासन अधिकारी जो हैं, उनके साथ बैठ के हर गांव में जाकर किसानों की एक मीटिंग लें और मीटिंग के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करें। देखिए, हमारा जो ग्रामीण तबका है वो आज भी रोज़मर्रा की चीज़ों से बहुत दूर है, उनको इनकी जानकारी नहीं है कि हमको सिंचित पानी को कैसे यूज़ में लेना है। हमने इस झील का पेंदा भी देखा है, इसके अंदर ट्रैक्टर चलते हुए भी देखे हैं, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जितनी तकलीफ शहर वालों को हुई है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ गांव वालों को भी हुई होगी, क्योंकि शहर वाले तो सिर्फ पानी पी रहे हैं लेकिन ग्राम वालों का तो पूरा अस्तित्व इस राजसमंद झील पर टिका हुआ है। तो उन्हें इस झील के पानी का मूल्य हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। इस तरह का कोई मॉडल नहीं दिया गया कि इस झील के पानी को हम कैसे उपयोग में लें। अगर ऐसी कोई कार्य योजना बनाई जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मना नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो जलदाय विभाग जो है, झील भर गई तो नल जो पहले एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहे थे, अब वो रोज़ नल आ रहे हैं, 2 टाइम नल आ रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे नल आ रहे हैं। तो वो हमारे पर भी लागू होता है कि हम सारे शहर की जनता जो है वो वहाँ जाकर कहे कि हमें इतने पानी की आवश्यकता नहीं है, जितना पानी आप दे रहे हो, पहले 2 घंटे देते थे, आप 2 घंटे दो, ताकि इस पानी का सदुपयोग हो सके। कि भाई शहर वाले कहते हैं नहीं हमारा पानी है, गाँव वाले कहते हैं हमारा हक है। हम दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शहर के बिना गांव नहीं है और गांव के बिना शहर नहीं है, लेकिन इस खाई को पाट कर इन दोनों को साथ में बिठाकर एक जाजम पे एक ऐसी कोई योजना बनाए जिस माध्यम से इस झील को भी संरक्षित रख सके, किसानों को उनके हक का पानी भी मिले और राजसमंद झील जो राजसमंद का सौंदर्य है ये भरी रहे, तो राजसमंद की शहर में जो पर्यटन के आयाम है वो नए स्थापित हो सके। और ख़ास तौर से अपने उपचुनाव हुए थे उस दौरान एक बड़ी घोषणा हुई थी एलिवेटेड रोड की, और उस एलिवेटेड के जरिए राजसमंद झील के किनारे बननी थी और द्वारकाधीश मंदिर को जोड़ने की ये योजना थी। उसमें क्या कुछ रहा या क्या कुछ संभावनाएं देखी जा सकती हैं? वो ये आपने आज मैं जयवर्धन के दर्शकों को बता दूं, हमारे जो सभापति हैं अशोक जी वो इस पे लगे हुए हैं, और मेरे को इसलिए पता है कि हम भी द्वारकाधीश मंदिर की ओर से भी यथोचित जो भी प्रयास हो रहा है हम दोनों साथ में मिलकर प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी आपको मिलेगी। अभी चूँकि पहले किरण जी के वक्त जो एलिवेटेड रोड का जो प्लान था वो जो अपना बाड़ी वाला खड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रिज डालने का प्लान था, और बाकी जलचक्की से उस रोड को अंदर कनेक्ट करके जो शमशान है वहाँ से सलूस होकर लाने का प्लान था। लेकिन अशोक जी ने जो प्लान दिया है उसमें वो सेवाली हाईवे से इस रोड को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एक प्लान पहले भेजा था जो नौचौकी के बीच में पानी के अंदर से होकर और यहाँ तक लाने का प्लान था, लेकिन नौचौकी जो है वो पुरातत्व विभाग के अधीन है तो उस प्लान को उन्होंने रोक दिया। अभी नया प्लान बनकर वापस इन्होंने भेजा है, उसकी मीटिंग भी अभी 26 तारीख को थी और उसमें कुछ पॉजिटिव हुआ भी है। उसमें एक नया प्लान उन्होंने मांगा है जो बहुत जल्दी नगर परिषद अशोक जी के माध्यम से भिजवा रहे हैं। तो आप तो इसमें निश्चिंत रहें, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये काम होगा, ज़रूर होगा, और जिस दिन ये काम हो गया उस दिन द्वारकाधीश मंदिर, राजसमंद की जनता और राजसमंद झील, इन तीनों का भविष्य बदल जाएगा।
चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। ये थे कार्यकारी अधिकारी श्री द्वारकाधीश मंदिर के विनीत जी सनाडी। उन्होंने न सिर्फ राजसमंद झील के दर्द को बयां करने का प्रयास किया, बल्कि राजसमंद झील के साथ राजसमंद शहर के विकास की संभावनाएं भी आपने बताई, और किस तरह से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इस राजसमंद झील का है, इस राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर का है, वह भी आपने बताया। हम इसी तरह से प्रयास करेंगे कि राजसमंद झील से जुड़ी कुछ ऐसी ही कुछ अनकही कहानियां आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।